हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब सबसे पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि क्लास 10th लेवल की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, क्लास 10th लेवल का। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो ये जानना चाहते हैं, यहाँ ये हम लोग बता रहा हूँ आपको कि डोमेन और रेंज होता क्या है एक्चुअली। तो देखो, ये तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था आपका, वहाँ पे क्या बोलते हैं फंक्शन में इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बस टच कर देता हूँ कि डोमेन और रेंज क्या होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारी चीज़ें मान ली आती है। देखो, ये जो एक्स एक्सिस है और ये हमारा मान लो वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सिस बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज एक्सिस बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। अगर मान लो कोई भी y का जो वैल्यू आता है ना, y का जो भी वैल्यू आएगा, कुछ भी है मान लो, तो ये हमारा रेंज कहलाएगा। ठीक, और जो भी x का वैल्यू आएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो बस आपको इतना ही समझना है कि डोमेन और रेंज क्या है। अच्छा, बात ये होती है कि ये डोमेन और रेंज लिखते क्यों हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो फंक्शन दिया होता है ना, तो उसका लिमिटेशन होता है। जैसे लिमिटेशन का मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू, जैसे सपोज मान लो मैं एक साइन थीटा ले लेता हूँ, तो साइन थीटा का वैल्यू आप पढ़ते हुए आ रहे हो 0 से लेकर के 90 तक, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2। फिर हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो उसी तरीके से अगर मैं मान लो इसका वैल्यू कुछ लिख दूँ, मान लो तो मैं लिख दूँगा 3/2। तो आप बोलोगे कि सर साइन थीटा का वैल्यू 3/2 तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा है कि होता ही नहीं है। तो साइन 3θ/2 का जो वैल्यू होगा वो कभी भी ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए डोमेन का जो वैल्यू या रेंज का जो वैल्यू होता है ना, यहाँ से डिफाइन किया जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू 3/2 आप नहीं लिख सकते हो। जैसे मान लो, यूँ समझो, आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपको रनिंग करना है, तो रनिंग करना है तो मैं बोलूँगा कि 100 किलोमीटर दौड़ के आओ करके, तो आप नहीं दौड़ सकते ना। क्यों? क्योंकि बॉडी का स्टेमिना उतना नहीं है। तो वही चीज़ है कि साइन थीटा के पास स्टेमिना कितना है, वो कितना वैल्यू ले सकता है, और कितना इसका मिनिमम वैल्यू और कितना इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो डोमेन और रेंज से डिसाइड किया जाता है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग बस इसका हल्का सा टच दे रहे हैं। पूरा ये फंक्शन में आपका कैलकुलस वाले पोर्शन में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, बात किया जाता है। फिर भी चलो मान लो एक टेबल बना लेते हैं, सीरियल नंबर हमने दे दिया और यहाँ फंक्शन दे दिया और यहाँ पे हमने डोमेन लिख लिया। इनके बारे में थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, और जब हम ग्राफ बताएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ऑलरेडी। ये हमारा रेंज हो गया। डोमेन में आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में x लिख सकते हो, रेंज के लिए y लिख सकते हो। ठीक है, सीरियल नंबर 1 में हमने क्या लिखा, ये सीरियल नंबर 1 लिखा, फंक्शन क्या लिखा, y = मान लो sin x ले लिया, यहाँ हमने क्या ले लिया, sin x। तो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, -1 + 1 आएगा। और रेंज क्या आएगा, रेंज भी -1 + 1 आएगा, -1 + 1। सॉरी, डोमेन हमारा क्या आएगा, ऑल रियल नंबर होता है। डोमेन हमारा क्या आएगा, रियल नंबर। डोमेन जो हमारा होगा ऑल रियल नंबर, और रेंज हमारा -1 से +1 के बीच में। सीरियल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ cos x का सिमिलरली डोमेन में आर, रियल नंबर का मतलब ये हुआ कि आप जो साइन एक्स यहाँ रख रहे हो थे ना, ये थीटा, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, -∞ से +∞ के बीच का कोई भी वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो आर रख सकते हो। रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज -1 से +1 आपका आ जाएगा। तीसरा हमारा आता है tan x। तो tan x का जो डोमेन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि x बिलोंगिंग टू r माइनस टू n पाई प्लस पाई/2, और इसमें से
आप इसको नेगेशन कर दिए, यानी n बिलोंगिंग टू z होगा, रियल मतलब इंटीजर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी पाई बाई 2 के मल्टीपल होंगे, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर होगा उसमें से जो जहाँ पे भी पाई बाई 2 आता है उसको हम रिमूव कर देंगे। पाई बाई 2 पे एक्चुअली क्या होता है ना, इनफाइनाइट वैल्यू आता है, और इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस समय x की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे ना, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा हमारे बस की बात नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं ले सकता। आप 10th वगैरह में देखे होंगे तो इनफाइनाइट लिखा हुआ होता है। अब आप जब लिमिट वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि आप ये इनफाइनाइट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, बस एक सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक। अब यहाँ इसका जो रेंज होता है क्या होता है, आर होता है। नेक्स्ट की हम बात करें फोर्थ, तो नेक्स्ट हमारा आ गया कॉटेक्स। कॉटेक्स में कॉटेक्स का डोमेन भी इसी तरीके से होता है। वो क्या होता है, x बिलोंगिंग टू r माइनस, यानी रियल नंबर में से हमको क्या माइनस करना है, n पाई माइनस करना है। पाई का मल्टीपल 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, तो n पाई नहीं हो सकता, क्योंकि कॉट का वैल्यू, कॉट एक्स का वैल्यू साइन कॉस अपान साइन होता है। तो साइन जहाँ पे भी जीरो होगा, कहाँ पे जीरो होता है, एन पाई पे, वहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और वहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन वैल्यू क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। और यहाँ क्या है, आर। चौथा, पांचवा अगर मान लो बात करूँ, ये क्या है, सेक एक्स। तो सेक एक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेक एक्स का जो डोमेन होता है यहाँ पे भी 1 अपान कॉस हो जाएगा, और कॉस का मतलब कॉस जीरो कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस लिख सकते हैं, और जहाँ कॉस जीरो होता है वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, तो इसको आप लिख सकते हो r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हो। और y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आता है, -1 से +1 के बीच में लाई ही नहीं करता है, तो आप इसको चाहो तो आप -1 से +1 को माइनस कर दो, हटा दो रियल नंबर में से, तो ये आपका आ जाएगा डोमेन। नेक्स्ट 6 की बात कही आ जाए तो कॉसेक एक्स, और कोसेक एक्स क्या होता है, 1 अपान साइन एक्स होता है, और साइन एक्स कहाँ जीरो होता है, वही एन पाई पे, r माइनस एन पाई, और एन पाई, और इसका रेंज हमारा क्या आ जाएगा, r -1 से लेकर के +1 के बीच का सारा वैल्यू ओपन ब्रैकेट में हटा दिया मैंने, क्योंकि -1 और +1 पे वैल्यू लाई करता है, इसलिए ओपन ब्रैकेट को हटाऊंगा, ठीक। देखो ये डोमेन और रेंज की अगर मैं बात करूं, तो डोमेन और रेंज को ना आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाऊं, तो चलो मैं ग्राफ से भी आपको दिखा देता हूं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं किसके बारे में, कर्व के बारे में। तो देखिए कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जिसे मान लिया हमने ड्रॉ कर लिया, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये कौन सी लाइन है, मान लो वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, और सिमिलरली एक नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कौन सी, वाई इज इक्वल टू -1 वाली लाइन, ठीक। तो उसके बाद साइन एक्स का जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद चलते चलते जैसे मान लो हम लोग 10th में पढ़े ना कि एक्स का वैल्यू जब 0 होगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जब एक्स का वैल्यू 30 डिग्री होता है तो उस समय वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 होता है। एक्स का वैल्यू 45 लेंगे तो 1/√2 आएगा। एक्स का वैल्यू 60 लेंगे तो क्या आएगा, √3/2 आ जाता है। एक्स का वैल्यू मान लिया हमने 45 ले रहा था, 45, तो ये 1/√2 आ रहा था। एक्स का वैल्यू 60 ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, √3/2 आ रहा है। एक्स का वैल्यू 90 ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसके कर्व को उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे जैसे ये वैल्यू आया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ करूँगा ऐसे ही रैंडमली, रफली ऐसे ड्रॉ करूँगा। तो ये एक्चुअली ना π/2 वाला पॉइंट हमारा यहाँ आता है। इसके आगे का वैल्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैसे बताया था, वैसे ही आप निकालते होगे। तो इसका कर्व ना कुछ ऐसे आएगा, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे ऐसे। सिमिलरली पीछे वाला वैल्यू भी, पीछे का भी ऐसे ही आ जाएगा, ये
इस तरीके से। ये कुछ ऐसे इसका कर्व बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन पॉइंट्स को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ये हमारा x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है एंड सो ऑन। तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका एंगल अगर मान लो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई है तो वहाँ पे इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये वाला पॉइंट पाई बाई 2 पे हमारा वैल्यू 1 आएगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, ये 5 पाई बाई 2 होगा। तो 5 पाई बाई 2 पे वैल्यू होगा 1 होगा, 3 पाई बाई 2 पे ये वाला जो लाइन होता है -1 वाला लाइन होता है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा -3 पाई बाई 2, यहाँ क्या होगा -2 पाई, यहाँ क्या होगा -5 पाई बाई 2, यहाँ क्या होगा -3 पाई। तो ये सारे वैल्यू, अब पाई बाई 2 और 0 के बीच में ये सारा एंगल 0 आता है, 30 डिग्री आता है, 45, 60 और 90। तो यही इन्हीं पॉइंट पे कहीं ना कहीं हमारा ये वैल्यू होता है, जो कि उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको ड्रॉ करते चले जाते हैं सिमिलरली और आगे तक। तो अब देखो मैंने किसकी बात कर रहा था, डोमेन और रेंज की बात कर रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा +1 आएगा और मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है -1 आएगा। इसी के बीच में कर्व मूव कर रहा है। और जो डोमेन की बात कर रहा था एक्स का वैल्यू, वो एक्स का वैल्यू कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे सारी वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहा है, सारे वैल्यू को ये ले रहा है, ये आगे तक भी और आगे तक चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो साइन एक्स का कर्व आपका कुछ ऐसे बनेगा और इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। सिमिलरली कॉस एक्स के बारे में अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कॉस एक्स का कर्व देखो, y इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, कॉस एक्स ले लिया। और कॉस एक्स को अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो ऐसे ही बनाऊंगा, एक लाइन बनाऊंगा और फिर वहाँ से देखूंगा कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 का वैल्यू क्या होता है। तो मैंने एक लाइन बना दिया y इज इक्वल टू 1 वाला, क्योंकि मैंने उस समय बताया था कि y इज इक्वल टू 1 पे हमारा जो लाइन होता है cos x जो होता है वो -1 से +1 के बीच में मूव करता है। तो ये आप तो पहली बार तो आप वहाँ से निकाल करके कैलकुलेट करके देख सकते हो। दूसरी चीज़, जब cos का वैल्यू 0 होता है तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये +1 वाली लाइन है और ये -1 वाली लाइन है। जब आप x का वैल्यू 0 लोगे तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो आप इसको इस तरीके से कर्व बनाओगे, ये कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा और ये यहाँ पे टच करता है, ये टच करते हुए आएगा इस तरीके से। सिमिलरली इधर भी। तो ये जो पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, पाई बाई 2, यानी cos 90 का वैल्यू कहाँ पे 0 होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये cos 90 हो जाएगा, 90 हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट जो होता है इसको हम लोग पाई बोलते हैं, यानी 180। तो पाई पे cos पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि x के एक्सिस को टच कर रहा है ना यहाँ पे। तो जहाँ पे भी x एक्सिस को टच करेगा वहाँ y का वैल्यू 0 होता है। तो इसलिए 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, ये 2 पाई होगा, 2 पाई पे वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 पाई बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 पाई हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 7 पाई बाई 2। सिमिलरली आगे तक भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे 0 पे 1 होता है, मैंने बताया ही, -पाई/2 होगा ये। इधर क्या आ जाएगा, -पाई आएगा। इधर क्या होगा, -3 पाई/2 होगा। इधर हमारा माइनस, मैंने बताया -पाई/2, इधर -पाई, इधर हमारा -3 पाई/2। और सिमिलरली ऐसे ही आप लिखते चले जाओ, ये -पाई है, -2 पाई है एंड सो ऑन। तो आप इसको लिखते चले जा सकते हो। cos x का वैल्यू अगर आपका इस तरीके से आया हुआ है तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और बाकी वैल्यू भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो कि cos 0 का वैल्यू क्या दिख रहा है, cos पाई का वैल्यू क्या दिख रहा है। एक बार ड्रॉ कर लो ऐसे रफली और 1-2 वैल्यू याद कर लो। मतलब 0 से 90 तक तो आपको याद ही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कर्व आता है क्या चीज़, tan x की बात कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं tan x के कर्व की बात करता हूँ तो y इज इक्वल टू tan x का कर्व देखिए कैसे बनेगा। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। पहले मैंने x एक्सिस बना लिया, फिर y एक्सिस बना लिया। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। उसके बाद मैं ड्रॉ करूँगा स्ट्रेट लाइन
देखो यहाँ पे अब ये साइन और कॉस का कर्व की जैसा नहीं बनेगा, ये थोड़ा अलग बनेगा। ये सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे टाइप का दिख रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए अब मैं बात करता हूँ, तो जैसे मान लो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये हमारा π/2 वाली लाइन होता है। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ तो ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये 5π/2 होगा। ऐसे ही इधर मैं आ जाऊँ तो -π/2 आएगा, -3π/2 आएगा, -5π/2 आएगा। ठीक। अब यहाँ पे वैसे ही जैसे मान लो हम लोग ड्रॉ करते थे किसका, 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है। तो ये क्या होता है, इंक्रीज करता है। और π/2 पे वैल्यू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट आता है। तो जब हम इसकी वैल्यू को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ कर्व इसका कुछ ऐसे बन जाता है। यानी -π/2 और +π/2 पे जो कर्व होता है ना, वो इनफाइनाइट को जाता हुआ दिखेगा। ठीक। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। एक काम करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना ये बीच में, इसको मैं पाई बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा एकदम ये ना हो। ये पाई मान लो हो गया, और ये हमने 3π/2 बना लिया। तो दूसरा जो पॉइंट या दूसरा जो लाइन आएगा वो इसी तरीके से रिपीट करता जाएगा। ये इसी तरीके से रिपीट करता जाएगा। सिमिलरली इसको भी मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, -π लिख देता हूँ। यहाँ -π और ये -3π/2। तो ये कर्व रिपीट करता रहेगा बार बार, हर बार ऐसे ही रिपीट करता रहेगा ये। क्योंकि जो tan x भी होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, और ये पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। किस पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 होगा, जहाँ पे tan का वैल्यू sin/cos होता है। तो जहाँ पे sin 0 होगा वहीं पे ये 0 आएगा। तो ये हमारा 0 ऑलरेडी है ही। ये और कौन सा पॉइंट है, ये पाई वाला पॉइंट है, ये हमारा -π वाला पॉइंट है। ठीक। तो एंड सो ऑन आगे तक आप लिखते चले जाओगे। और मैंने डोमेन में ऑलरेडी आपको बताया था, डोमेन और रेंज में, इसमें आप देखो π/2 वाले पॉइंट पे कर्व लाई ही नहीं कर रहा है, ये इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट का वैल्यू आएगा। यहाँ पे भी -π/2 पे देखो आप कर्व टच नहीं करता है, तो इसलिए इनफाइनाइट लिखा जाता है, जो कि होता नहीं है एग्जैक्टली। कर्व कहाँ जाके टच करता हुआ दिखेगा, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। और रेंज देखो आप, रेंज का वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट ऊपर तक कहाँ तक जा रहा है, नहीं पता कहाँ तक जा रहा, तो इसलिए हम लोग इसका रेंज क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट लिख देते हैं। सिमिलरली कॉटेक्स का भी कर्व ऐसे ही आता है। कॉटेक्स का कर्व हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कैसे, देखिए इनकी ज़रूरत क्या है, पहले तो ये आप ये समझ लो। इनकी ज़रूरत इसलिए है कि जब भी हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे ना, तो हर बार हम साइन कॉस टैन कॉट का यूज़ करते जाएंगे। और अगर इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता है तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा। और ग्राफ पता होने से फिर आपको एक चीज़ और फ़ायदा होगा, क्या, कई बार इसमें sin 1 डिग्री tan 1 डिग्री का वैल्यू, रेडियन का वैल्यू पूछ दिया जाता है, इसमें बताओ कौन सा बड़ा वैल्यू है, कौन सा छोटा वैल्यू है। तो वो एनालिसिस करने में भी आपको काम आता है। तो इसलिए मैं इस कर्व को बता रहा हूँ। और कर्व आपको पता है तो बिना पेन कॉपी उठाए आप इस क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा तुरंत आप आंसर निकाल सकते हो। हालांकि और भी सारे तरीके हैं, लेकिन कर्व इज़ मैंडेटरी कि आप क्वेश्चंस का आंसर फटाफट निकाल लोगे। ठीक है। ये मान लो हमने एक्स एक्सिस बोल दिया और इसमें कहीं बीच में एक वाई ले लिया। अब अगर मान लेते हैं हमको ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो कॉट की वैल्यू मतलब क्या होता है, cos x अपन sin x होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी ये साइन 0 होगा ना, वहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, यानी पाई वाले पॉइंट पे इनफाइनाइट आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये एक बीच में इसको मैंने π/2 बना लिया, इसको पाई बना लिया, इसको 3π/2 बना लिया, और इसको 2π बना लिया। ये वाले पॉइंट को मैंने -π/2 लिख लेता हूँ, ये -π लिख लेता हूँ, -3π/2 लिखता हूँ, और -2π लिख लेता हूँ। ठीक। सिमिलरली अगर मान लो इसके कर्व को हमको ड्रॉ करना है, तो π/2 वाले पॉइंट पे वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहीं से पास करेगा। और cot x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसलिए जो इसका कर्व आता है ना, वो 0 पे, x = 0 पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, π/2 वाले पॉइंट पे इसका कर्व क्या आएगा, 0 आता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट, ये कर्व जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखो ध्यान से देखना, ये π/2 वाले पॉइंट पे 0 आता है।
और बाकी जीरो या पाई पे वैल्यू प्लस इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट के हिसाब से ही मूव करेगा। सिमिलरली अच्छा बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि इसका कर्व जो tan x था, tan x का कर्व मैंने ऐसे बनाया था और cot x का ऐसे बना रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चला? ये हमको पता नहीं चला। जब आप एक चैप्टर होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या मैक्सिमा मिनिमा से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से जनरली हम टेंजेंट निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि ये कर्व इस तरीके से बनेगा। अदरवाइज जैसे 10th में हम लोग करते थे ना, वैल्यू 0 रखो, π/2 रखो, π/3 रखो, पाई रखो, तो वो पॉइंट आपको मिलता चला जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लिया। ठीक, तो फिर यहाँ से ऐसे रिपीट कराते चले जाओ कर्व को पूरा। π/2 वाले पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, वो कर रहा है, 0 पे जा रहा है, तो ये आप ऐसे रिपीट कराते चले जाओ, ये ऐसे ही रिपीट कराते चले जाओगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, cot x का कर्व बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आया cot x के बाद sec x। अच्छा, इसमें जो हमने डोमेन और रेंज बताया था उसी के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू भी आ रहा है, तो आप देख सकते हो जैसे tan का आया था वैसे ही cot का भी आ गया, डोमेन और रेंज। नेक्स्ट हमारा आता है sec x। तो sec x की अगर मैं बात करूं तो sec x का कर्व को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा cos x का कर्व। cos x का कर्व बना लोगे तो इसके बाद sec x का कर्व अपने आप आ जाएगा। और ये कैसे आएगा सर, देखिए आपने सबसे पहले ड्रॉ करोगे किसको, पहले तो आप ड्रॉ करोगे cos x को। तो cos x का कर्व अगर आपको याद होगा तो cos x का कर्व हमने कैसे बनाया था, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ था और ऐसे मूव कर रहा था। पीरियोडिक होता है, 2 पाई इंटरवल इसका पीरियड होता है, तो ये बार बार उतने में ही रिपीट करता रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं cos x का कर्व बना लूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधा बनाऊँगा। ठीक, जहाँ से ये कट करता है, जहाँ से ये कट करता हुआ दिखेगा वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी इधर ही जहाँ पे ये कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा ना, उसी के अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बना दोगे। और ये पॉइंट आपको पता ही है, और जो पॉइंट पता है तो फिर क्या करोगे कि इसके जो ये बना हुआ, ये पॉइंट जो बना हुआ है ना, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक ये ऐसे चंदा मामा बना देंगे। तो ये चंदा मामा हमारा कैसे आ जाएंगे, ये ऐसे नीचे आ जाएंगे, नीचे की तरफ, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ, सिमिलरली यहाँ ऐसे नीचे की तरफ, एंड सो ऑन, ऐसे बनाते चले जाओगे, ऐसे बनाते चले जाओगे। तो ये जो रेड वाला जो कलर से मैंने ड्रॉ किया है ना, ये हमारा कौन सा कर्व है, सेक एक्स का कर्व है। और आप देख रहे हो कि ये +1 वाली लाइन है, ये +1 वाली लाइन है और ये -1 वाली लाइन है। तो -1 और +1 के बीच में हमारा कोई कर्व ही लाइन नहीं कर रहा। आप चाहो तो इसको हटा दो, ये वाला ये हटा दिया, इसके ज़रूरत ही नहीं। बस आप हमने उसको इसलिए ड्रॉ किया था कि हमको पॉइंट पता चल सके। तो ये पॉइंट पता चल सके, तो ये पॉइंट हमने क्या लिखा था, π/2, ये हमारा पाई था, ये 3π/2 था। तो इसी के अकॉर्डिंगली cos x का जो कर्व था ना, उसी के अकॉर्डिंगली आपको पूरा ड्रॉ कर लेना। देखो मैं उसी पुराने कर्व में ही आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमने tan x साइन और cos का बनाया है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आप इसके ऊपर कर्व बना सकते हो। और कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा और ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, ऐसे ये नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। कोसेक एक्स का भी अगर मैं ड्रॉ करना हुआ तो कोसेक एक्स का भी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और नीचे नीचे ऐसे चंदा मामा बना दिया। यहाँ पे भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यहाँ पे सॉरी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, तो ये हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली ऊपर में भी ये ऐसे, ऊपर में भी ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे नीचे। तो ये जो हमने ये बना रहा हूँ ना, ये जो कर्व बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, कोसेक एक्स का बना रहा हूँ। तो कोसेक एक्स का कर्व बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन का कर्व बनाना पड़ेगा, या कॉस का सेक का बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस एक्स का कर्व बनाना पड़ेगा। और कर्व वैसे भी बनाने की उतना ज़रूरत नहीं, बस मैं तो आपको इसलिए बता दिया कि इसके शेप को अगर याद रखोगे तो आपको एंगल भी याद करने के में दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी चीज़
एक फ़ायदा कहाँ होगा, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस करा करके। जैसे मान लिया आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने पूछा कि आप ना अगर a का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, और b का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस साइन वाई मान लो दिया हुआ है, साइन वाई दिया हुआ है, ठीक। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, a का मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ। तो a का मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो साइन का रेंज क्या होता है, -1 से +1 होता है। तो अगर मैं a मैक्सिमम निकालूं तो क्या आएगा 2 + 1, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो a मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर मान लो मिनिमम वैल्यू निकालना हुआ तो कितना निकालेंगे, a मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - 1, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, a मिनिमम = 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो b का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है तो ये साइन थीटा लिखा हुआ मान लो, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आप लोगे तो 1 आएगा। तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। तो उस केस में 2 - -1 अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और b मिनिमम कितना आ जाएगा 2 - 1, यानी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये b मिनिमम वैल्यू हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे थे ऐसे ही और भी कोई वैल्यू दिखा हो। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका है, आप क्या करो ना, ये साइन एक्स जैसे मान लो मैंने साइन एक्स का वैल्यू पूछा, तो साइन एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने इस तरीके से लिख लिया। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड में 2 ऐड कर दो। तो 2 ऐड करोगे तो 2 - 1, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 1। तो ये हमारा वैल्यू आ गया क्या चीज़, 2 प्लस साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आया 3 आया, और मिनिमम वैल्यू 1 आ गया, वही मैंने लिखा है। ऐसे ही 2 माइनस साइन 1 लिखा हुआ, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो साइन लिखा हुआ है तो साइन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने लिख लिया -1। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा साइन वाई, और ये आ जाएगा -1। अब मैं इसमें क्या करता हूँ 2 ऐड कर देता हूँ, 2 ऐड करूँगा तो यहाँ देखो फिर से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और 3 आ जाएगा। अब ये चीज़ मैंने कैसे आया, कहाँ से बताया, क्या आया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे हमने किया, ये सब चीज़ें हुआ क्या यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हेडिंग डालेंगे क्या चीज़, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम लोग सारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इनइक्वालिटी, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, हालांकि एक चैप्टर हमारा आता है इनइक्वालिटी वाला, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बात किया जाएगा, लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि अगर कोई वैल्यू a ग्रेटर देन b लिखा हुआ और इसमें दोनों साइड में कुछ कांस्टेंट ऐड कर देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, b प्लस के का कोई भी वैल्यू हो सकता है, रियल नंबर मानो ले लिया। जैसे मान लो 3 ग्रेटर देन 2 होता ही है, अब इसमें कोई भी नंबर ऐड कर दो, मान लो आपको मन कर रहा है कि नहीं -4 ऐड कर दूंगा, कर दो। तो 3 - 4 ग्रेटर देन 2 - 4 क्या आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, ये सही है, ग्रेटर देन और लेस देन। अच्छा, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि ये ग्रेटर देन है कि ये ग्रेटर देन, तो आपको मैं बस ये बता दूं कि इसका मुंह जिसकी तरफ खुला रहेगा वो ग्रेटर है। अगर मान लो ये b ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब b ग्रेटर देन a है, और अगर मान लो a ऐसे लिखा हुआ है या b लिखा हुआ है तो इसका मतलब a ग्रेटर देन b है। एक ही बात है, मतलब 3 ग्रेटर देन 2 ऐसे भी लिख सकते हो और 3 ग्रेटर देन 2 ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ग्रेटर है कौन लेस वाला वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, माने हम कोई भी कांस्टेंट को ऐड करेंगे इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन मान लो c लिखा हुआ, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c लिखा हुआ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देन a ग्रेटर देन c आ जाएगा। ठीक, माने अगर मान लो 3 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है और 2 ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ,
3 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, एक ही बात है। लेकिन इसका उल्टा टू सही नहीं है। इसका उल्टा सही इसलिए नहीं है कि हो सकता है इसका वैल्यू मतलब लेस देन की अगर मैं बात करूं तो वो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप ध्यान रखोगे कि अगर मान लो a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, तो अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो a के ग्रेटर देन b के, ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कब आएगा? इफ़ k ग्रेटर देन 0। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर मान लो k का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे मान लो मैं a के लेस देन b के बोल दूंगा, कब? जब k इज लेस देन 0, यानी k का वैल्यू नेगेटिव होगा तब। मैं बता रहा हूँ क्यों। इसके अलावा a के इज इक्वल टू हो जाएगा b के, कब? जब k का वैल्यू क्या हो? 0 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने लिख दिया 5 ग्रेटर देन 3 लिख दिया, और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 6, सही है। लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा -10 और यहाँ आ जाएगा -6। अब बड़ा कौन हुआ? -6 बड़ा हुआ ना। और k का वैल्यू 0 लेगा तो ये तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इनइक्वालिटी अगर दिया हुआ उसमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, या डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का केस है यहाँ पे। ये अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर मान लो a ग्रेटर देन b लिखा हुआ तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसा ही रहेगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, कब? इफ बोथ, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, इफ बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नॉन नेगेटिव बोल सकते, बोथ आर नॉन नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में अंतर क्या है? 0 भी आ सकता है, तो ये पॉसिबल है। a ग्रेटर देन b मतलब अगर मान लो कोई वैल्यू एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन नॉन नेगेटिव इसलिए बोला जा रहा है कि a अगर पॉजिटिव और b 0 हो गया तो तब भी स्क्वायर करोगे तो ऐसा ही वैल्यू आएगा। ठीक, दूसरा, a स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू b स्क्वायर कब आएगा? जब मॉड a इज इक्वल टू मॉड b इक्वल होगा। और a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर कब होगा? जब इफ a एंड b आर बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। इसके बारे में देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कैसे। जैसे मान लिया, जस्ट सपोज हमने ले लिया 7 ग्रेटर देन मान लो 4 ले लिया, तो स्क्वायर करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, 7 ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 49 आएगा और यहाँ 16 आएगा, सही है। नॉन नेगेटिव मैंने बोला मतलब 0 भी हो सकता है। जैसे मान लो 7 ग्रेटर देन 0 ले लिया तो स्क्वायर करोगे तो 49 इज ग्रेटर देन 0, सही है। अच्छा, अगर मान लो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम का मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ 7 ग्रेटर देन -7 लिखा, ये तो सही होगा। तो अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ 49 आएगा और यहाँ भी 49 आएगा, तो ये इक्वल ही हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, अगर मान लो तुम एक नेगेटिव और एक मतलब दोनों नेगेटिव ले रहे हो तो उस समय ये -2 ग्रेटर देन क्या आएगा? -5 आएगा। जस्ट सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, और दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ये 4 आएगा और इधर 25 आएगा, तो ये तो सही नहीं हुआ ना, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 25। तो ये इनइक्वालिटी आपको चेंज करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा, ये 25 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। कोई भी नंबर जब भी आपको ऐसा सिचुएशन हो ना, तो आप एग्जाम्पल लेकर के 1 2 3 टाइप का कोई वैल्यू लेकर के और उसके बारे में आप इसमें डिस्कस कर मतलब देख सकते हो, बना सकते हो, खुद ही डिजाइन कर सकते हो। मैथ वाले स्टूडेंट की यही तो खास बात होती है, खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, अच्छा, इसमें भी एक प्रॉपर्टी आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मान लो ए पॉजिटिव आ रहा है
यहाँ भी केस मतलब चौथा केस इसी में, अगर ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है और ये अपोजिट साइन के आ रहे हैं। अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव, मैंने तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव बना दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि अगर मान लो एक अपोजिट साइन का हुआ, मतलब एक पॉजिटिव हुआ, जस्ट सपोज 3 ग्रेटर देन -7 हुआ, तब क्या होगा। तो अब अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ तो 49 हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो इसके बारे में देखो, इसका प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं कि देखो यहाँ पे आप लिखोगे, लिख लो एक लाइन, इफ ए एंड बी हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन एंड ए ग्रेटर देन बी, दैट इज a greater than 0 and b less than 0, then a square is greater than b square, कब, if mod a is greater than mod b, और a square is equal to b square होगा कब, जब mod a का वैल्यू mod b के इक्वल होगा। और तीसरा केस आएगा a square is less than b square, कब, जब mod a इज लेस देन mod b आएगा। तो वही जो मैं केस बता रहा था, ये वाला केस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्पेशल केस कह सकते हो कि अगर मान लिया आपने a पॉजिटिव है और b नेगेटिव आ रहा। अच्छा, आप बोलोगे सर a नेगेटिव और b पॉजिटिव, तो फिर ये a ग्रेटर देन b तो कभी हो ही नहीं सकता ना। अगर ये नेगेटिव हुआ b पॉजिटिव हुआ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसके बारे में मत सोचना, ये सिर्फ यही सोचोगे a ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0। तो मान लिया हमने कोई वैल्यू ले लिया, जस्ट सपोज 5 ग्रेटर देन -3 ले लिया, सही है। स्क्वायर करोगे, ए पॉजिटिव दोनों का मॉड ले लो, दोनों का मॉड लेंगे तो क्या आएगा, ये 5 आएगा या 3 आएगा। तो इसका मतलब ये सही है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सही होगा। ये पहला वाला केस। दोनों बराबर हो गए, मान लो मैंने बोला कि यहाँ मान लो 5 दिया हुआ और ग्रेटर देन -5 लिखा हुआ, दोनों का मॉड इक्वल आ रहा है, ये 25 दोनों बन जाएंगे। और अगर मान लो ऐसे दिया 3 ग्रेटर देन -7 ले लिया, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आ रहा है, 21 आ रहा है, 49 आएगा। तो फिर ये इनइक्वालिटी हमको चेंज करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। और यही सबसे खास बात है यहाँ पे, इस चीज़ का यहाँ पे यही सबसे खास बात है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मान लो रूट के केस में, जैसे मान लो ये कौन सा प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मान लो हमने बोला कि a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, ठीक, तो रूट a ग्रेटर देन रूट b कब आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी आपको ना ये जब अगर आप रूट लेते हो तो रूट के बारे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये किस केस में आएंगे, ओनली फॉर इवन पावर या इवन नेचुरल पावर, ठीक है। इवन नेचुरल, वैलिड फॉर आप बोल सकते हो, वैलिड फॉर इवन नेचुरल पावर। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग बता रहे हैं उसके बारे में सिर्फ ये तभी सही है जो इवन नेचुरल पावर होगा। मतलब ये हुआ कि 2n रूट a ग्रेटर देन 2n रूट b, ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होगा। अगर a और b में से कोई एक नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो रूट ही नहीं ले सकते, वो नेचुरल रूट आएगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूट की बात किया जा रहा है, इवन, मतलब इवन रूट की बात किया जा रहा है। और ये a और b क्या होगा, पॉजिटिव होगा, a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नंबर के लिए तो ये वैसे भी वैलिड नहीं होगा स्क्वायर रूट। अगर मान लो इवन नेचुरल नंबर नहीं ले रहे हैं स्क्वायर रूट में, मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, 6 रूट, 8 रूट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, तो पता नहीं। अब वो इस डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब ये रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ और होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर मान लो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप कुछ नहीं तो इसको तो आप याद करोगे ही। इफ x इज अ वेरिएबल such that x belonging to a comma b, then find x square।
एक क्वेश्चन बना के मैंने कर दिया। तो यहाँ पे आप केसेस बनाओगे। केस 1 में मान लो इफ़ ए एंड बी आर नॉन पॉजिटिव, अच्छा नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, या तो जीरो या नेगेटिव। तो उस केस में जब एक्स स्क्वायर निकालोगे ना, तो यहाँ पे जो भी इंटरवल लिखा होता है ए बड़ा होता है बी से, मतलब ए ग्रेटर देन बी होगा हमेशा ही, रेंज लिखा हुआ है एक्चुअली ये। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो एक वैल्यू दोनों या तो जीरो है या नेगेटिव है, तो मतलब ये हुआ कि ए बड़ा होगा तो या तो ये जीरो होगा तो फिर ये नेगेटिव होगा, और या तो ये -2 होगा तो ये -3 होगा, ऐसे टाइप का वैल्यू होगा। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये आपका इंटरवल निकल के आएगा। अभी जो बताया उसी टाइप का है, लेकिन एक बस आपको यहाँ पे इंटरवल निकालने की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो कैसे निकलेगा। देखो बी, आप बोलोगे सर उसी को बार बार बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे इफ़ ए लेस देन 0 और बी ग्रेटर देन 0 आ गया। अब वहाँ पे जो केस आ रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे थे। इंटरवल कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगा ऐसे लिखने का, 0 टू ए स्क्वायर यूनियन 0 टू बी स्क्वायर, मतलब ए नेगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव हो गया। ये कैसे पॉसिबल है, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, एक्स स्क्वायर का हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये किसका निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का निकाल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का अगर मान लो मैं इंटरवल निकालूंगा तो हम उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 0 टू ए स्क्वायर और 0 टू बी स्क्वायर, ठीक। और फिर उसके बाद ये इंटरवल नहीं है, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसमें से आप निकालोगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, फिर 0 कॉमा मैक्सिमम ऑफ जो वैल्यू आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से जो मैक्सिमम आएगा उसको आप रखोगे, ठीक। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने दे दिया इंटरवल, मान लो हमको निकालना है, मैंने दे दिया x का वैल्यू, जस्ट सपोज मैंने दे दिया -3 कॉमा -3 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, मान लो 5 तक जा रहा है। तो जब मैं एक्स स्क्वायर निकालूंगा ना तो जो नेगेटिव वाला वैल्यू आ रहा है ना, जैसे अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो ये -3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, बीच में कहीं 0 आएगा। तो जब भी कोई स्क्वायर नंबर करोगे यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं। तो नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 25 तक जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के 25 तक आ जाएगा। देखो एक चीज़ और, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। x बिलोंगिंग टू मान लो -2, 1 दे दिया, जस्ट सपोज ऐसे दे दिया, और एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ये तो हमेशा आपका, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये हमेशा ऐसा होगा, ठीक। -2, 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं ना, इनके ये बड़ा है ये छोटा है, ये इंटरवल एक्चुअली लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक आएगा, 4 तक आएगा। क्यों, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो मैंने इसको छोटा कर दिया, -1 और ये 2 दे दिया, तब क्या होगा, तो भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 0 से लेकर के 4 तक ही आएगा, 0 से लेकर के 4 तक ही आएगा, यही ध्यान रखना, ठीक। ये हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर मान लो मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जैसे अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक और प्रॉपर्टी रह गया, छठा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a, b दिया हुआ, इंटरवल में दिया हुआ, तो 1/x का कैसे निकालेंगे, 1/x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये 1/x का आ जाएगा 1/b, 1/a आएगा। कब, इफ a and b have same sign, same sign,
अगर दोनों का साइन सेम होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होने चाहिए तब। फिर दूसरा केस क्या आएगा कि 1/x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1/a यूनियन 1/b से इनफाइनाइट आ जाएगा। कब? जब a का वैल्यू नेगेटिव और b का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक, a का वैल्यू नेगेटिव और b का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब। ठीक है, तो a का वैल्यू नेगेटिव और b का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो देखो इसको कैसे निकालोगे, अगर मान लो आपका वैल्यू दे दिया गया, क्या चीज़, आपका वैल्यू दे दिया गया 3,-3,5 तक मान लो दे दिया गया। ये छोटा वैल्यू होता है और ये बड़ा वैल्यू होता है। मैंने बताया कि रेंज जब भी निकालोगे तो ये पहला वाला टर्म्स जो होगा वो छोटा होगा और दूसरा वाला टर्म्स बड़ा होगा। ठीक, तो रेंज ऐसे निकालते हैं, पहले छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू। तो -3,5 मान लो हमको लिखा गया है। अच्छा, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या होगा, ये हमने बताए थे ना कि दूसरे दोनों पॉजिटिव हो गए, जैसे मान लो 2,4 लिखा हुआ है, या दोनों नेगेटिव हो गया, तो 1/x को कैसे लिखोगे, 1/4 से लेकर के 1/2 तक। 1/4 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, इसलिए पहले छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू लिखेंगे। दोनों नेगेटिव हुआ तो x बिलोंगिंग टू -4, -2 लिख लिया, तो ये क्या आएगा, वैसे ही जैसे अभी हमने लिखा 1/x का वैल्यू आ जाएगा -1/2 से लेकर के -1/4 तक, ये आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों अपोजिट साइन के हो गए, माने a नेगेटिव और b पॉजिटिव हो सकता है, उल्टा नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बताया था कि a पॉजिटिव और b नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रेंज ही डिफाइन नहीं है, आप रेंज ही गलत डिफाइन कर रहे हो। फिर -3 से 5 मान लो मैंने ले लिया, और -3 से 5 लोगे तो पहले तो इसको ना ब्रेक करोगे, किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में। तो -3 से लेकर के 0 तक पहुंच गए, और फिर 0 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक जाएंगे। अब इनको ब्रेक कर लो, ये दोनों नेगेटिव आ गया मान लो, तो 1/x निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यानी वो भी इनफाइनाइट कौन सा, नेगेटिव वाला, छोटा वैल्यू लेंगे ना, 1/0 यानी 0 से छोटा वैल्यू, ऐसे कह सकते हो। तो माइनस इनफाइनाइट से -1/3 यूनियन 1/5 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये बेटर है इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसका रेंज या इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए ये मैंने क्यों बताया, उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके पीछे हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड रेंज निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं लिख दिया, क्या लिखा, 3 - 4 sin x। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मान लो लिखा मैंने 1/2 - 3 sin x लिख दिया, sin x। फिर तीसरा क्वेश्चन में लिखा sin x/2, चलो मैंने लिख दिया। चौथा sin 3x + 4 लिख दिया, मान लो 3x + 4। पाँचवा 1/2 - 5 sin x लिख दिया। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं पहला क्वेश्चन का सलूशन बता रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 3 - 4 sin x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x का रेंज लिखेंगे। sin x का रेंज हमने बताया -1 से +1 के बीच में होता है। फिर मैं क्या करूँगा, -4 से मल्टीप्लाई करूँगा। -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। -4 sin x है और ये हो जाएगा -4। फिर क्या करूँगा, ऐड करूँगा 3 से सभी साइड में, तो ये 3 ऐड कर दिया, यहाँ भी 3 ऐड कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा। इसको उल्टा कर देता हूँ, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आ जाएगा 3 - 4 sin x, और यहाँ आ जाएगा 7। तो इसका रेंज हमारा क्या आया, -1 से 7 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट, इक्वलिटी का मतलब क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, सेकंड क्वेश्चन कौन है, 1/2 - 3 sin x। तो 2 - 3 sin x की अगर बात किया जा रहा है तो देखो कैसे करेंगे।
पहले हम निकालेंगे 2 माइनस 3 साइन एक्स का। तो सबसे पहले तो हम लोग किसका लिखेंगे, साइन एक्स का लिखेंगे ना। तो साइन एक्स का वैल्यू है -1 से +1 तक। अब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू इनइक्वालिटी चेंज होकर के फिर से वापस लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो -3 साइन एक्स, ठीक, ये आ गया 3, -3 से +3 तक आ जाएगा। अब मैं दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, किसको, 2 को ऐड कर देता हूँ इधर, मतलब तीनों साइड में सभी जगह। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 3 साइन एक्स, जिसका हमको रेंज निकालना था, और ये क्या आ गया 5। तो -1 से 5 हमारा आंसर आ जाएगा किसका, लेकिन ये किसका आया, 2 - 3 साइन एक्स का। हमको तो रेसिप्रोकल वैल्यू का निकालना है। तो जैसे मान लो इसको हमने p मान लिया, तो p का इंटरवल आया -1 से 5। ये तो फिर से वही वाला केस आ गया जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं, -1 से 0 और यूनियन 0 से 5, ये ब्रेक कर लिया। और 1/p, p क्या है, 2 - 3 साइन एक्स, 1/p का निकालोगे तो माइनस इन्फानाइट से लेकर के -1 यूनियन 1/5 से लेकर के कहाँ तक, इन्फानाइट तक आ जाएगा। और दिस विल बी द आंसर। तो -इन्फानाइट से -1 यूनियन 1/5 से इन्फानाइट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है sin x/2। तो sin x का इंटरवल तो हमको पता है ना, क्या है, -1 से +1 तक, और डिवाइड बाय 2 कर दो सब जगह, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो आंसर हमारा -1/2 से +1/2 आ जाएगा। ये तो आसान है। sin 3x + 4 है, तो sin 3x का इंटरवल हमारा वही आएगा जो sin x का होता है, क्योंकि यहाँ पे sin 3x बनाओ, चाहे sin 10x बनाओ, चाहे sin 100x बनाओ, इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा साइन ऑफ थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। पांचवा आप बनाओगे और कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। सिमिलरली जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया, तो पहले 2 - 5 साइन एक्स का निकालोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल निकालोगे। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव में आता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में आ रहा है तो फिर आप इसी हिसाब से या इसी तरीके से करोगे जैसे अभी मैंने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरीफाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।